हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th के हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहु यानी होता है बहुत सारे, विकल्पीय यानी ऑप्शन, प्रश्न यानी क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, बहुत सारे विकल्प दिए होंगे। प्रश्न 1 है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, कथन है। तो यहाँ पे कंकड़ का मतलब होता है पत्थर और कथन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि किसी के द्वारा बोली गई है। जैसे यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, यह कथन है, यानी कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ये लाइन किसने बोली है। ये बोला गया था राजा भाऊ महाकाल के द्वारा। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी से बताती हूँ। क्या हुआ था कि जो राजा भाऊ महाकाल थे, उन्होंने आज़ादी की एक लड़ाई में हिस्सा लिए थे, यानी हमारे देश के लिए जो आज़ादी हमें नहीं थी, पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो देश की आज़ादी के लिए जब लड़ाई चल रही थी तो उन्हें एक बंदूक से गोली लग गई थी। तो तब ये राजा भाऊ महाकाल ने कहा था कि यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये उन्होंने अपने साथियों से कहा था। तो कंकड़ का मतलब होता पत्थर है, लेकिन यहाँ पे कंकड़ का मतलब है कि जो बंदूक की गोली थी उसके लिए उन्होंने कहा था कि यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने साथियों से कहा था। प्रश्न 2 है, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। निम्न यानी नीचे दिए हुए। कथन का मतलब होता है कोई भी लाइन या कोई वाक्य किसी के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको बोलते हैं कथन। दयालु यानी जिसको किसी पर भी दया आ जाती है। भाव यानी कि भावना या फीलिंग्स बोलते हैं। स्पष्ट यानी साफ। तो क्वेश्चन है कि नीचे जो लाइनें दी हुई है, इनमें से रानी अवंतीबाई जो है वो दयालु थी, उनमें दया का भाव था, ये किस वाक्य से स्पष्ट होता है, किस वाक्य से हमको पता चलता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वॉडिंगटन को जीवन दान दिया। तो अब इसमें भी थोड़ा सा आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। तो हुआ क्या था कि जो रानी अवंतीबाई है और वॉडिंगटन है, उनके बीच में युद्ध चल रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो जो रानी अवंतीबाई थी वो कैप्टन वॉडिंगटन को मारने ही वाली थी, लेकिन वो जो कैप्टन वॉडिंगटन था वो उनसे अपने जान की भीख मांग रहा था। वो उनसे बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तो जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने उसको जीवन दान दिया था, जिंदा रहने के लिए दान दे दिया था, उसको छोड़ दिया था। तो इस वाक्य से हमको पता चलता है कि जो रानी अवंतीबाई थी वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और उन्होंने कैप्टन वॉडिंगटन को जीवन दान दे दिया था, उनको जिंदा छोड़ दिया था, उनको मारा नहीं था। जब उन्होंने रानी अवंतीबाई से बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो उन्होंने उसे छोड़ भी दिया था और उसके सैनिकों को भी उनके साथ जाने की अनुमति दे दी थी। प्रश्न 3 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे हैं। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे वो किस संवैधानिक पद पर रहे हैं। अब संवैधानिक का मतलब क्या होता है, ये जो संवैधानिक शब्द है ये संविधान से बना है और संविधान का मतलब होता है कि वो हमारे देश की रूल बुक, जिसमें कि देश को चलाने के सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं कि देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर इंसान को क्या अधिकार मिले हैं और उनके क्या ड्यूटी है, उनके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, वो सब चीज़ें हैं। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे वो ऐसे कौन से संवैधानिक पद पर रहे हैं। संवैधानिक यानी कि ऐसा पद या ऐसा पोस्ट बोलना चाहिए जिसका संविधान में जिक्र किया गया है, जिसका संविधान में नाम आया है। तो वो है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे वो हमारे देश के एक समय पे, पुराने समय में राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये जो राष्ट्रपति होता है ये एक संवैधानिक पद होता है, यानी कि जिसका संविधान में जो लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है राष्ट्रपति की, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। प्रश्न 4 है, हामिद क्यों प्रसन्न था। हामिद एक लड़के का नाम है, प्रसन्न यानी कि खुश। तो हामिद जो है वो खुश क्यों था, तो हमारा आंसर हो जाएगा वह दादी अमीना की गोद में सोता था। तो ऐसा इसलिए था स्टूडेंट्स क्योंकि जो हामिद था उसके माता पिता दोनों ही नहीं थे, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे उसके बाद भी
वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी दादी अमीना की गोद में सोता था। उसको अपनी दादी की गोद में सोने का सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश था। प्रश्न 5 है, चतुर्दश संख्याम अस्ति। अब यहाँ पे स लिखा है, फिर उस पे बिंदु है और फिर ये ड लिखा हुआ है, फिर आधा ख और य में आ की मात्रा और उस पे बिंदु लगा हुआ है। तो ये जो है संस्कृत का शब्द है, जिसको पढ़ते कैसे हैं, ये जो ड होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे संख्य, ख्य आ जाएगा, फिर संख्याम, और जो लास्ट में होता है उसको भी म पढ़ते हैं, संख्याम, संख्याम। चतुर्दश का मतलब होता है 14 यानी कि 14, संख्याम यानी कि संख्या, अस्ति यानी है। तो ये संस्कृत का जो शब्द लिखा है चतुर्दश, इसको हम नंबर में क्या लिखेंगे हमको वो बताना है, यानी उसकी संख्या क्या होगी या क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चतुर्दश के लिए जो नंबर है वो है 14 यानी कि 14, 14 को संस्कृत में चतुर्दश बोलते हैं और हम उसको 14 लिखते हैं। यहाँ पे जो 5 का आंसर है वो दिया है ऑप्शन ए, मिस प्रिंट है ये। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 14, चतुर्दश को 14 बोलते हैं। अगला दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त यानी खाली, स्थान यानी जगह, पूर्ति यानी भरना। तो जो हमारे पास खाली जगहें दी हुई है वहाँ पे हमको भरना है, आंसर भरना है, आंसर फिल करना है। प्रश्न 6 है, जापानी युवक ब्लैंक पर खड़ा था। जापानी यानी कि जापान का रहने वाला, युवक यानी आदमी या जो एक जवान इंसान होता है उसको बोलते हैं। तो जो एक जापानी आदमी था वो खड़ा था, तो वो कहाँ पर खड़ा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो ये हमारे प्रश्न 6 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जापानी युवक था वो कहाँ पर खड़ा था, तो वो प्लेटफार्म पर खड़ा था। प्लेटफार्म क्या होता है कि जैसे ट्रेन होती है वो पटरियों पे चलती है, लेकिन जब ट्रेन आती है तो जब लोग उसमें ट्रेन में चढ़ते हैं तो जहाँ पे खड़े होते हैं, जिस जगह पे खड़े होते हैं, खड़े होकर के ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, वो होता है प्लेटफार्म। प्रश्न 7 है, ईश्वरः ब्लैंक अस्ति। अब ये जो हमारे पास रिक्त स्थान दिया हुआ है ये संस्कृत का है। तो जब भी यहाँ पे आखिरी में 2 बिंदु लगे होते हैं किसी भी शब्द में तो उसको ह करके पढ़ते हैं, ईश्वरः, ईश्वरः। तो ईश्वरः यानी ईश्वर, या फिर इसी को ही हम बोलेंगे भगवान या परमात्मा। अस्ति यानी है। तो ये हमारे प्रश्न 7 का आंसर, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः यानी ईश्वर, सर्वत्र यानी सब जगह, अस्ति यानी है, यानी कि जो भगवान है या ईश्वर है वो क्या है, वो सब जगह है, वो सब जगह मौजूद है, हम सभी को देख रहे हैं हर समय लगातार। अगला है प्रश्न 8, विजयादशमी को ब्लैंक भी कहते हैं। अब ये विजयादशमी क्या होती है, तो इसमें हम पहले 2 शब्द हैं उनको समझते हैं। विजया यानी कि विजय, यानी कि कोई जीत हुई है उसका दिन है, और दशमी, दशमी यानी जैसे तिथियां होती है ना, तो 10वें दिन की जो तिथि होती है उसको बोलते हैं दशमी। यानी कि ये जो विजयादशमी है इसको और क्या बोला जाता है, हमको पूछा गया कि विजयादशमी को ब्लैंक भी कहते हैं, तो इसको क्या और क्या कहते हैं, तो जो विजयादशमी होती है इसको दशहरा भी कहते हैं। ये प्रश्न 8 का उत्तर है जो कि मैंने बॉक्स बना दिया है जिस पे। तो जो विजयादशमी होती है यानी कि जिस दशमी के दिन विजय हुई थी, जीत हुई थी, किसकी जीत हुई थी, भगवान राम की जीत हुई थी, क्योंकि उन्होंने रावण को मारा था। और इसलिए हर साल हमारे देश में दशहरा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है। दशहरा में भी दश है, तो ये जो दशमी तिथि होती है उस दिन दशहरा मनाया जाता है। पहले नवरात्रा होते हैं, नवरात्रा के 9 दिन होते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये आती है। और फिर जब 9 दिन हो जाते हैं नवरात्रा के, उसके बाद आता है दशहरा, जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, रावण को मारा था, इसलिए उस दिन को विजयादशमी भी बोलते हैं और दशहरा भी बोलते हैं। प्रश्न 9 है, अभिलाषा शब्द का अर्थ ब्लैंक है। तो हमारे पास एक शब्द दिया है अभिलाषा, उसका अर्थ यानी कि मीनिंग क्या है वो हमको बताना है। तो ये हमारा प्रश्न 9 का आंसर, उत्तर। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है अभिलाषा, इसका अर्थ होता है इच्छा, यानी कि जैसे किसी के मन में कोई इच्छा है, वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं अभिलाषा या फिर इच्छा। प्रश्न 10 है, पन्नाधाय ब्लैंक राज्य की रहने वाली थी। पन्नाधाय जो है ये एक औरत का नाम है, पन्नाधाय या फिर पन्नादाई के नाम से ये फेमस है। तो ये जो पन्नाधाय है ये किस राज्य की रहने वाली थी वो हमको पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 10 का मेवाड़।
तो जो पन्ना धाय थी वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो मेवाड़ राज्य की रहने वाली थी। प्रश्न 11 है, बनवीर किसे मारना चाहता था। बनवीर एक इंसान का नाम है, तो जो बनवीर है वो किसे मारना चाहता था, किसकी जान लेना चाहता था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता था। अब यहाँ पे जो कुंवर है इसका मतलब होता है कि राजकुमार, जैसे राजाओं के बेटे होते हैं तो उनको कुंवर बोला जाता है, या फिर कुंवर का मतलब जो है राजकुमार भी होता है, राजकुमार भी राजाओं के बेटों को बोला जाता है। तो जो बनवीर था वो कुंवर उदय सिंह यानी कि जो राजकुमार उदय सिंह थे उनको मारना चाहता था, उनकी जान लेना चाहता था। प्रश्न 12 है, मेघदूत की रचना किसने की। तो ये जो मेघदूत है ये बहुत ही महान ग्रंथ है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बुक है जिसमें कि बहुत सारी पोयम्स लिखी गई थी, जो कि एक संस्कृत की रचना है। यहाँ पे रचना से मतलब है कि किसने बनाई थी या किसने लिखी थी। तो मेघदूत की रचना किसने की, मेघदूत को किसने लिखा था। तो उत्तर है मेघदूत की रचना कालिदास ने की। ये मैं आपको बता दूं कि जो कालिदास जी थे ये बहुत ही फेमस कवि हैं संस्कृत के। इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं की है। ये संस्कृत के बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि हैं। कवि का मतलब क्या होता है कि जो कविताएं लिखते हैं, पोयम्स लिखते हैं, उनको बोलते हैं कवि। तो ये जो मेघदूत थी वो भी एक संस्कृत की रचना थी जिसमें कि बहुत सारी कविताएं थी, पोयम्स थी। तो इनको कालिदास जी ने ही लिखा था। प्रश्न 13 है, डॉक्टर भीमराव के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव से मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। उसके बाद लिखा हुआ है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि एज अ पर्सन, व्यक्तित्व में एक शब्द छिपा हुआ है व्यक्ति, व्यक्ति यानी इंसान। तो वो एज अ पर्सन या एज अ व्यक्ति कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, वो एक कैसे इंसान थे। तो उनके गुणों के बारे में बताना है हमको कि उनमें क्या अच्छे अच्छे गुण थे उनके व्यक्तित्व में, वो एक इंसान के रूप में कैसे थे, उनमें क्या क्या खास बातें थी, वो सब बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। सरलता का मतलब होता है सीधापन, भोलापन या एक सीधा इंसान, सरल नेचर वाला, सरल स्वभाव वाला। साहस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, जो किसी से डरता नहीं है, बहुत बहादुर होता है, उसको बोलते हैं साहस। संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रगल, यानी किसी इंसान को लाइफ में हर एक चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा अगर संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं संघर्ष। जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे हमारा देश है उसको आज़ादी पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, और बहुत सारे लोगों की जान गई, हमारे देश के बहुत सारे लोग शहीद हुए हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो ये हमारे देश ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया किसी चीज़ को पाने में। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमने पाई, आज़ादी पाई, तो उसके लिए ये संघर्ष, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। या फिर संघर्ष से आप ये भी समझ सकते हो कि एक ऐसा इंसान जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं, और फिर उसने उन प्रॉब्लम्स और परेशानियों का सामना किया है, और फिर उसके बाद उनकी लाइफ अच्छी हुई है, बेटर हुई है, उनको सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में, तो उसको भी संघर्ष आप समझ सकते हैं। उसके बाद है समर्पण। समर्पण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेडिकेशन, यानी किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेटेडली काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई काम करना है और उसको ख़त्म करना है 2 घंटे में या 3 घंटे में, वो किसी और का काम है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको डेडिकेटेडली करेंगे, यानी उसमें पूरा लग जाएंगे, उसमें अपने आप को लगा देंगे उस काम में पूरा तरीके से, कि हम उस काम को डेडिकेटेडली कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करना ही है, हम समर्पित हैं उस चीज़ के लिए। समर्पण का मतलब सौंपना या फिर देना भी होता है, कि हमने अपने आप को किसी काम में दे दिया है या सौंप दिया है कि अब ये हम करके ही रहेंगे। संवेदनशीलता है नेक्स्ट। संवेदनशीलता की जो भावना होती है ये इस टाइप की होती है कि आप दूसरों के दुखों को, दूसरों की ज़रूरतों को और उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो, उनको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, और आपको उनके प्रति दया है उनके मन में, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति या फिर संवेदनशीलता। संवेदनशीलता और सहानुभूति आपस में जुड़े हुए शब्द हैं, तो उसी से ही आप संवेदनशीलता को समझ सकते हो कि किसी के दुख को समझना, उसकी तकलीफ़ को महसूस करना और उनकी मदद करना।
अद्भुत यानी कि बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा, ऐसा कहना चाहिए, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप सा। सम्मिश्रण, सम्मिश्रण यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी कि ये सारे अभी जो हमने गुण पढ़े इन सब का एक अद्भुत सम्मिश्रण था, यानी कि इन सब का मिला जुला रूप था डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में। तो जो डॉक्टर भीमराव जी थे उनके व्यक्तित्व में, उनके नेचर में क्या क्या चीज़ें थी, वो एक बहुत ही सरल जीवन जीते थे, उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, वो बहुत ही समर्पित थे अपने देश के लिए बोल सकते हैं, या फिर किसी भी काम के लिए भी आप समझ सकते हैं कि वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे। और संवेदनशील यानी उनको दूसरे के दुख देख के उन पे दया आती थी और वो उनकी मदद करने की इच्छा रखते थे। तो इन सब चीज़ों का एक अद्भुत सम्मिश्रण था, एक बहुत ही अनोखा मेल था, इन सबको मिलाकर के इन सारे गुणों का मेल था डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में, यानी उनके नेचर में, उनकी पर्सनैलिटी में, वो जैसे एक इंसान थे तो उनमें ये सारे गुण थे। प्रश्न 14 है, ये एक संस्कृत का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको देखते हैं। वृक्षाः कुत्र सन्ति। अब यहाँ पे वृक्षाः का मतलब होता है पेड़, कुत्र यानी कहाँ, सन्ति यानी हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि पेड़ कहाँ पर हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। वृक्षाः उद्याने सन्ति, यानी कि जो वृक्षाः यानी पेड़ हैं, उद्याने यानी बगीचे में, उद्यान में, गार्डन में, सन्ति यानी हैं। तो जो पेड़ है वो कहाँ पर हैं, वो उद्यान में है, बगीचे में है। प्रश्न 15 है, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो यहाँ पे बीरबल जो एक इंसान का नाम है, बादशाह यानी कि जो राजा थे उनको बादशाह बोलते हैं। संबोधित यानी बुलाना या पुकारना, जैसे हम अपनों से बड़ों के नाम नहीं लेते, उनको पुकारते हैं किसी शब्द से। जैसे अगर हमसे बड़े हमारे दादाजी हैं तो हम उनको बोलते हैं दादाजी, पापा हैं तो पिताजी या पापा बोलते हैं या डैड बोलते हैं। तो इस टाइप से बड़ों को बुलाने के लिए हम नाम नहीं लेते हैं, उनके हमारे रिलेशन से बुलाते हम, या जैसे हमसे कोई बड़ा है तो उनको अंकल बोलते हैं अगर हमको उनका नाम नहीं पता है, या रिश्ता भी नहीं पता है तो हम उनको अंकल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि जो बीरबल थे वो बादशाह को यानी कि राजा को क्या कहकर संबोधित करते थे, उनको क्या कह कर के बुलाते थे। अब वो राजा हैं तो राजा को क्या बोल के बुला सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि बीरबल जो है वो राजा को क्या बोलकर पुकारते थे। तो इसका उत्तर है बीरबल बादशाह को आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे। तो जो बीरबल थे वो बादशाह यानी कि राजा को आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे, यानी कि आलम पनाह कहकर बुलाते थे। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो बीरबल थे वो बादशाह अकबर की दरबार में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान थे, क्योंकि जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते थे राजा अकबर या बादशाह अकबर, तो वो हमेशा बीरबल से ही सलाह लेते थे, बीरबल ही उनको उस मुसीबत से निकालता था। तो ये जो बादशाह अकबर थे ये मुगलों के राजा थे। अब मुगलों के राजा क्या होते हैं कि मुसलमानों के राजा, जो कि बहुत पुराने टाइम में हमारे देश पे राजा हुआ करते थे। पहले ये गवर्नमेंट वगैरह नहीं होती थी, पहले राजा होते थे। और यहाँ पे ये जो आलमपना वर्ड दिया है ये मुसलमानों के राजा को पुकारने के लिए ही होता है खास तौर पे, और इसका मतलब होता है कि दुनिया का रक्षक, यानी कि पूरी दुनिया की रक्षा करने वाला, पूरी दुनिया को बचाने वाला। तो वो बादशाह थे, राजा थे, तो इसलिए वो उनको आलमपना बोलते थे क्योंकि वो पूरी दुनिया के रक्षक हैं। प्रश्न 16 है, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है। श्रेष्ठ यानी होता है सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, कार्य यानी काम। तो जब हम कोई भी सबसे अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। सिर ऊंचा होना यानी कि मान सम्मान मिलना, इज्जत मिलना। गौरव का मतलब होता है, गौरव का मतलब भी मान सम्मान मिलना, सम्मान इज्जत, उसी को बोलते हैं गौरव। तो जब भी हम कोई सबसे अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, यानी कि सिर्फ हमको ही मान सम्मान नहीं मिलता, बल्कि यानी कि लेकिन देश का भी सिर ऊंचा होता है। यानी कि अगर हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमारा सिर तो ऊंचा होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश का भी सिर ऊंचा होता है, हमारे देश को भी सम्मान मिलता है, हमारे देश को भी इज्जत मिलती है, क्योंकि हमने जो अच्छा काम किए हैं। हम रहने वाले कहाँ के हैं,
तो उसके लिए हमारे देश का भी सिर ऊंचा होता है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, हमने अच्छा काम किए तो हमारा नाम ऊंचा हुआ, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का भी नाम ऊंचा हुआ और उसका गौरव बढ़ता है, यानी कि और हमारे देश की जो इज्जत है वो बढ़ती है। गौरव का मतलब होता है इज्जत या मान सम्मान। तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता है, यानी हमारी ही इज्जत नहीं होती, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसकी इज्जत भी बढ़ती है। तो इसीलिए हमको हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए ताकि हमारा भी सिर ऊंचा हो और साथ ही साथ हमारे देश का भी सिर ऊंचा हो। प्रश्न 17 है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया? तो यहाँ पे जो बदला शब्द है इसका मतलब क्या होता है कि जैसा सामने वाले इंसान ने हमारे साथ किया हम भी उसके साथ वैसा करें या उससे और ज़्यादा बड़ा करके उसको चोट पहुँचाएं, उसको बोला जाता है बदला। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हम सोचते हैं कि हम भी इसको चोट पहुंचाएंगे, तो वो होता है बदला लेना, बदला लेने की भावना कि उसने जैसा हमारे साथ किया हम भी उसके साथ वैसा करेंगे। तो जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, यानी जैसा उन्होंने रानी अवंतीबाई के साथ किया तो उसका बदला लेने के लिए जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने क्या किया? तो इसका उत्तर है रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए राजा शंकर शाह के साथ मिलकर इस क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में प्रजा ने भी उनका साथ दिया। तो जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए राजा शंकर शाह उनके साथ मिलकर के, यानी कि रानी अवंतीबाई और शंकर शाह दोनों ने साथ मिलकर इस क्षेत्र, यानी कि जो रानी अवंतीबाई का क्षेत्र था जहाँ पे वो राज करते थे और ये राजा शंकर शाह आसपास बहुत सारे राजा होते हैं, तो इस क्षेत्र के जो राव राजा थे, राव राजाओं का मतलब क्या है कि जो उस एरिया के बहुत ज़्यादा फेमस राजा थे, जो बहुत ही नाम वाले राजा थे, पावरफुल राजा थे, तो उन क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना यानी इकट्ठा करना, जमा करना आरंभ कर दिया। आरंभ यानी शुरू कर दिया। तो जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए राजा शंकर शाह के साथ मिलकर यहाँ के जो फेमस राजा थे उनको अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। तो ये जो काम कर रहे थे वो राजाओं को इकट्ठा करने का, इस काम में प्रजा ने, यानी कि वहाँ के रहने वालों ने भी उनका साथ दिया और इस तरीके से रानी अवंतीबाई जो है उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों से बदला लेना चाहती थी। प्रश्न 18 है, वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? तो वनमाली का मतलब क्या होता है कि जो बगीचे में पानी वगैरह देते हैं, पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, उनको ही वनमाली बोला जाता है। तो वो बगीचे में यानी कि गार्डन में क्या क्या करते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। वनमाली बगीचे में साफ सफाई, नए पौधे रोपित करना, पौधों को सींचना तथा बगीचे की देखभाल करते हैं। रोपित करना यानी कि लगाना, नए पौधे लगाना को बोलते हैं नए पौधे रोपित करना, उनका रोपण करना। सींचना का मतलब होता है पानी देना। देखभाल यानी ध्यान रखना। तो जो वनमाली होते हैं वो बगीचे में साफ सफाई करते हैं, नए पौधे लगाने का काम करते हैं और पौधों को सींचना यानी कि पौधों को पानी देने का काम करते हैं तथा और बगीचे की देखभाल करते हैं, यानी कि बगीचे की देखरेख करते हैं। वहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से है कि नहीं, सब साफ है कि नहीं, सबकी देखभाल अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो इस टाइप से जो वनमाली होते हैं वो बगीचे में ये सारे काम करते हैं। अगला है प्रश्न 19, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जब उनकी पूरी पढ़ाई हो जाती थी, यानी जितना उनको पढ़ना है उतना हो जाता था और उसके बाद भी उनके पास जो टाइम बचता था, समय बचता था, तो उसमें वो क्या करते थे, उनको क्या करना अच्छा लगता था? पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। तो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जो समय बचता था उसमें जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे वो कमज़ोर विद्यार्थियों, यानी कि जो कमज़ोर विद्यार्थी थे, कमज़ोर स्टूडेंट्स थे, उनको पढ़ाया करते थे। यानी कि जो पढ़ाई में बहुत ही वीक हैं और उनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनकी पढ़ाई करने में मदद करते थे, उनको पढ़ाते थे। प्रश्न 20 है, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह क्या होता है? ये ऐसे हम डैश लगाते हैं ना, यहाँ पे एक शब्द लिखा होता है, फिर डैश होता है, फिर यहाँ पे एक शब्द लिखा होता है।
तो ऐसे चिन्ह के हमको कोई 5 उदाहरण बताने, 5 एग्जाम्पल बताने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे योजक चिन्ह के उदाहरण दिए हुए हैं। माता पिता, रात दिन, राम सीता, सुख दुख, दाल चावल, आना जाना। तो यहाँ पे 2 शब्दों के बीच में ऐसे चिन्ह लगा हुआ है, डैश बोलते हैं जिसको, तो उसी को ही बोला जाता है योजक चिन्ह। और ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। आप इसके अलावा भी और कोई 2 शब्द लिख सकते हैं जिनके बीच में डैश लगाया जाता है, और वो दोनों आपस में या तो उल्टे होने चाहिए या तो सेम साउंड वाले होने चाहिए। जैसे सुख दुख ये उल्टे हो गए, और दाल चावल जो है ये साथ में खाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही आना जाना एक दूसरे का उल्टा हो गया। माता पिता, रात दिन एक दूसरे का उल्टा हो गया। राम सीता, सुख दुख उल्टा हो गया। तो इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल सोच करके लिख सकते हैं, और अगर आपके माइंड में और भी एग्जाम्पल्स हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न 21 है, मित्र को जन्मदिवस पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो आपका जन्मदिवस है, यानी कि आपका जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आपको अपने मित्र को यानी कि फ्रेंड को अपने बर्थडे पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पत्र है, इसको समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड में राइट कॉर्नर में एड्रेस लिखा होता है। किसका एड्रेस लिखा होता है? तो ये जो एड्रेस होता है, ये जो लेटर लिख रहा है, जो पत्र को लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप पत्र लिख रहे होंगे, आप किसी को पत्र भेज रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए। तो ये जो एड्रेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही रहेगा। आपका जो भी एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं। तो जहाँ के रहने वाले हैं आप, वो शहर आएगा। तो यहाँ पे ये जो रहने वाला है वो छिंदवाड़ा का है, तो वैसे ही आप जिस भी शहर के रहने वाले हैं आप यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ दिनांक लिखी हुई है, यानी कि डेट लिखी हुई है 20 मार्च 2025। तो जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे होंगे यहाँ पे वो तारीख होगी, यानी कि जब पत्र लिखा जाता है तो उस टाइम पे जो तारीख है, उस दिन की जो तारीख है वो यहाँ पे होता है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिय मित्र राजेश, यानी कि जो आपका दोस्त है उसका नाम, और उसको बोलेंगे प्रिय मित्र, यानी कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त राजेश। उनको फिर हम नमस्कार बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं। तो नमस्कार बोलेंगे हम अपने दोस्त से। अब आगे जो है यहाँ पे बीच में लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स, तो ये लाइन नहीं है, ये एक के बाद एक आप लगातार लिखेंगे। जैसे ये लाइन लिखी हुई है, फिर इसके बाद दूसरी लाइन, फिर इसके बाद तीसरी लाइन। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये लगातार ये पत्र पूरा, क्योंकि पत्र को लगातार और एक पेज में ही लिखा जाता है। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सानंद तथा स्वस्थ होंगे। यहाँ पे कुशल पूर्वक का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक या बहुत अच्छा। सपरिवार का मतलब होता है कि अपने पूरे परिवार के साथ। सानंद यानी कि सभी साथ में आनंद में होगे या खुश होगे। यहाँ पे सपरिवार सानंद का मतलब कंबाइन है कि तुम्हारा पूरा परिवार। सानंद यानी कि सभी आनंद में होंगे, तुम्हारे परिवार में सभी खुश होंगे। और यहाँ पे जो स्वस्थ लिखा है इसका मतलब होता है कि एकदम अच्छा स्वास्थ्य होगा, एकदम तबीयत अच्छी होगी। तो हम पत्र में लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। तथा यानी और, आशा करता हूँ यानी कि ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ऐसा सोचता हूँ या ऐसा चाहता हूँ कि तुम भी सब परिवार सानंद तथा स्वस्थ होंगे। तुम्हारे पूरे परिवार में सभी लोग आनंद में होंगे और सभी की तबीयत एकदम अच्छी होगी। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी हम इच्छा रख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि हम किसी का भी बुरा तो नहीं चाहेंगे, और अभी हम पत्र लिख रहे हैं तो हमको अभी सामने वाले की सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, तो हम उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही लिखेंगे कि वो एकदम ठीक होगा, एकदम अच्छा होगा, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं। मित्र, जैसा कि तुम्हें संभवतः ज्ञात होगा कि 30 मार्च को मेरा जन्मदिवस है। तो आप अपने मित्र से कह रहे हैं कि जैसा कि तुम्हें संभवतः का मतलब होता है कि शायद ही तुम्हें ज्ञात यानी कि पता होगा या फिर ध्यान होगा या जानकारी होगी। ज्ञात का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी होना, किसी चीज़ का पता होना। तो जैसा कि तुम्हें शायद ही जानकारी होगी कि 30 मार्च को मेरा जन्मदिवस है, यानी कि मेरा जो जन्मदिवस है वो 30 मार्च को है। तो यहाँ पे जो हम पत्र लिख रहे हैं वो 20 मार्च को लिख रहे हैं। तो वैसे ही अगर जैसे आज की तारीख कुछ भी है तो आप उससे 10 दिन या 15 दिन आगे की तारीख लिख सकते हैं,
क्योंकि पत्र जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको पत्र थोड़ा 10-15 दिन पहले लिखना पड़ता है। तो जैसे अगर 20 मार्च को पत्र लिखे हैं और जन्मदिन 30 मार्च को है, तब तक के आपको फिर पहुँचना भी तो होगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 20 मार्च है, तो वैसे ही आप यहाँ पे 10 दिन आगे की तारीख यहाँ पे 30 मार्च लिखी हुई है, तो इसका मतलब कि आप 10 या 15 दिन बाद की जन्मदिन की डेट लिख सकते हैं। अतः इस अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम एवं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। अवसर का मतलब होता है मौका, कोई खास मौका होता है उसको अवसर बोलते हैं। सप्रेम यानी प्रेम के साथ, प्रेम से। सादर यानी आदर के साथ, बहुत ही इज्जत या सम्मान के साथ। आमंत्रित यानी बुलाना, जैसे हमको किसी को शादी वगैरह में, बर्थडेज वगैरह में बुलाना होता है तो हम उनको कार्ड देते हैं या उनको फ़ोन में कार्ड सेंड कर देते हैं, तो वैसे ही हम ये पत्र लिख रहे हैं बुलाने के लिए। तो आमंत्रित का मतलब बेसिकली होता है बुलाना। अतः यानी होता है इसीलिए। तो इसीलिए इस मौके पर मैं तुम्हें बहुत ही प्यार के साथ और आदर के साथ, इज्जत के साथ तुमको बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम इस अवसर पर पधार कर मेरी खुशी में सम्मिलित होगी। आशा यानी उम्मीद, पूर्ण यानी पूरा, विश्वास यानी कि भरोसा, अवसर यानी मौका। यहाँ पर सम्मिलित का मतलब होगा शामिल होगे, हमारे साथ मिलोगे, रहोगे। तो आपने ऐसा लिखा है कि मुझे आशा ही नहीं, यानी कि मुझे ऐसा नहीं है कि उम्मीद है कि तुम आओगे, लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर आओगे। पूर्ण विश्वास यानी पूरा विश्वास, और अपितु यानी कि बल्कि। तो मुझे उम्मीद ही नहीं है बल्कि या फिर लेकिन पूरा विश्वास है कि तुम इस मौके पर पधार कर यानी कि आकर के मेरी खुशी में सम्मिलित होगे, मेरी खुशी में शामिल होगे, मेरे साथ मिलोगे, हम सबसे मिलोगे। आदरणीय पिताजी एवं माताजी को मेरा सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो अब जब भी पूरा पत्र खत्म हो जाता है तो लास्ट में घर के जो बड़े हैं, तो माताजी और पिताजी जो हैं वो घर के बड़े हैं, तो उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, आदर के साथ प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, यानी हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके लिए हम लिखते हैं कि छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। आदरणीय यानी कि जिनका हम बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आदरणीय पिताजी और माताजी, यानी कि माताजी और पिताजी का हम बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको हम आदर के साथ प्रणाम कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। हम पत्र में पैर छू तो नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा लिखते हैं कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा ही हम ढेर सारा प्यार लिखते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब आखिरी में जिसने ये पत्र लिखा है उसका नाम लिखते हैं, तुम्हारा मित्र नरेंद्र। तो जो ये पत्र लिख रहा है वो है नरेंद्र। तो नरेंद्र ने अपने दोस्त को पत्र लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मित्र नरेंद्र। प्रश्न 22 है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो यहाँ पे रम्मो और कल्लो दो लड़कियों के नाम हैं, तो उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और ज़्यादा तेज कैसे हो गई। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी से बता देती हूँ कि क्या हुआ था। दो लड़कियाँ थी रम्मो और कल्लो, दोनों ने ही शुरू से पढ़ाई नहीं की थी। दोनों ही अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटाती थी और उनकी माँ जो है वो घर घर काम करती थी, तो उसमें भी दोनों लड़कियाँ अपनी माँ की मदद करती थी और वो शुरू से ही पढ़ाई नहीं की थी। तो उनके घर के पास में एक बाबूजी रहते थे जिनके यहाँ वो काम करती थी। तो जो रम्मो और कल्लो की माँ थी उनसे बाबूजी ने कहा कि तुम इन्हें पढ़ाती क्यों नहीं हो, इन्हें पढ़ाओ। तो पहले वो नहीं मान रही थी, फिर अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी तरीके से उनकी माँ मान जाती है। फिर पहले बाबूजी उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, उनको काफ़ी समय तक बाबूजी पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वो स्कूल में एडमिशन सीधा कक्षा 8वीं में लेती हैं, क्लास 8th में लेती हैं। तो अब ये आंसर आपको समझ आएगा और क्वेश्चन भी कि उनकी ज़्यादा इच्छा तेज कैसे हो गई, कि उन्होंने क्लास 8th पहले पढ़ी तो उसके बाद उनके पढ़ने की इच्छा और ज़्यादा तेज हो गई, यही हम आंसर में देखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर दोनों बहनों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। तो हुआ क्या कि उन्होंने 8वीं कक्षा में दाखिला लिया, एडमिशन लिया और 8वीं कक्षा में दोनों उत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गई। और दोनों बहनें जो हैं उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और भी ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने पहली क्लास ही 8th पढ़ी और उसमें वो पास हो गई। तो उनको लगा कि हमको और आगे पढ़ना है, हमको और आगे पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कक्षा 9 में प्रवेश ले लिया। अब 8वीं पास हो गए
तो उसके बाद उन्होंने कक्षा 9 में एडमिशन लिया। प्रवेश का मतलब एडमिशन। रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई। अब क्या होता है, जो बच्चे गरीब होते हैं या फीस नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए स्कूल की साइड से स्कॉलरशिप का सिस्टम होता है, छात्रवृत्ति का सिस्टम होता है कि जिससे उनको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है और फिर वो उसी से ही अपने स्कूल की फीस दे सकते हैं। तो रम्मो जो है उसको 100 रुपये महीने यानी कि हर महीने उसको 100 रुपये जो है उसकी छात्रवृत्ति भी मिल गई। रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष कक्षा 10 की परीक्षा भी पास कर ली। तो पहले उन्होंने 8वीं कक्षा में एडमिशन लिया, उसमें पास हो गए। फिर कक्षा 9 में एडमिशन लिया। उसके बाद रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय यानी कि उसी स्कूल में पढ़कर अगले वर्ष कक्षा 10 की परीक्षा भी पास कर ली। अब उन दोनों ने 8वीं भी पढ़ ली, उसके बाद 9वीं भी पढ़ ली और अब 10वीं भी पढ़ ली। तो उन दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली। तो इस तरीके से उन्होंने पहले 8वीं पढ़ी तो उनको और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हुई, इसीलिए उनकी पढ़ने की इच्छा जो है वो तेज हो गई थी। तो प्रश्न 23 देखते हैं। घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए। घड़ा आपको पता ही होगा जिसमें पानी भरा जाता है, जिसको मटका भी बोलते हैं। बादशाह अकबर से मतलब है, बादशाह का मतलब होता है राजा। राजा महाराजाओं के लिए बादशाह शब्द का यूज़ किया जाता है और अकबर जो है ये राजा का नाम है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे रिएक्शन देना या रिस्पॉन्स देना। जैसे क्या होता है, अगर हम कोई भी बात सुनते हैं, अगर वो हमारे लिए शॉकिंग है या खुशी की है तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमको किसी ने बताया कुछ अच्छी चीज़ कि ऐसा हो गया हमारे मोहल्ले में, तो हम अरे वाह इतनी अच्छी चीज़ हो गई, तो ये हमारा रिएक्शन होता है, ये हमने रिएक्ट किए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो घड़ा है उसको देखने के बाद बादशाह अकबर का क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो इसको अपने शब्दों में लिखना है कि किस टाइप से उन्होंने रिएक्ट किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न 23 है इसका आंसर समझने से पहले आपको इसकी स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका आंसर ऐसे ही समझाऊंगी भी तो भी आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ जिससे कि आपको आंसर जो है वो ईजिली समझ में आ जाए। तो हुआ क्या था कि एक दिन जो बादशाह अकबर थे उनके दरबार में एक दूत आया। यानी कि दूत क्या होता है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ऐसे मैसेंजर के रूप में काम करता है। जैसे हमको किसी से कोई बात करनी होती तो हम मैसेज कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाके संदेश इधर उधर पहुंचाते थे, मैसेजेस इधर उधर पहुंचाते थे। तो बादशाह अकबर के दरबार में एक दूत आया और उसने आकर के उनसे बोला कि लंका के राजा ने एक घड़ा भर के बुद्धि मंगवाई है। और उस दूत ने बादशाह अकबर से कहा, अगर मैं घड़ा खाली लेकर लौटा तो मेरी जान ले ली जाएगी, यानी मेरा सिर काट दिया जाएगा। तो बादशाह अकबर बहुत सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो उनके दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, ऐसे एक इंसान थे जिनका नाम है बीरबल। तो बीरबल जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 1 महीने बाद आ जाना, हम तुम्हें एक घड़ा भर के बुद्धि दे देंगे। तो जो बीरबल थे उन्होंने क्या किया, जो घड़ा था उसको रखा और उसके साथ वो खुद एक घड़ा लेकर आए। यानी एक घड़ा दूत लेकर आया था और एक घड़ा उन्होंने दूसरा खुद ला के रखा और वो दोनों घड़े लेकर के एक खेत में गए। और खेत में जैसे कद्दू जो है वो छोटा होता है, बेल पे लगता है, यानी ज़मीन पे ऐसे डंडी होती है, लाइन रस्सी जैसा होता है, बेल बोलते हैं उसको। तो बेल पे जो है कद्दू का फल लगता है। तो कद्दू का जो छोटा सा फल था उसको उन्होंने घड़े में डाल दिया और वो घड़े के अंदर ही फिर बड़ा होने लगा। दोनों घड़ों में उन्होंने कद्दू डाल दिया, जिससे कि दोनों घड़ों में फिर कद्दू उसके अंदर ही बड़ा होने लगा। तो ऐसा करते करते 1 महीने बाद वो घड़ा जो है पूरा कद्दू से भर गया। दोनों घड़े जो है वो कद्दू से भर गए और वो दूत भी आ गया घड़ा लेने के लिए। तो दरबार में सभी लोग हैरान रह गए ये देख कर के कि घड़े के अंदर कद्दू का फल है, उसी के अंदर ही उगाया हुआ है। तो जो दूत था वो भी सोच में पड़ गया कि ये कैसा बुद्धि का फल है, ये तो कद्दू है। लेकिन किसी ने भी कुछ कहा नहीं। फिर उसके बाद जो बीरबल थे उन्होंने दूत से कहा कि ये बुद्धि का फल है और इसे ले जा करके अपने राजा को दे देना और उनसे ये बोलना कि जो भी इस फल को खाएगा उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज कब होगी, उसके लिए उन्होंने एक शर्त बोली दूत से। उन्होंने ये बोला कि ये जो फल है ये घड़े को बिना तोड़े ही निकाला जाना चाहिए। यानी कि अगर ये जो फल है उसको घड़े से निकालना है तो आप घड़े को तोड़ नहीं सकते, और अगर आपने घड़ा तोड़ा तो ये जो बुद्धि का फल है वो असर ही नहीं करेगा, यानी इससे कोई बुद्धि नहीं बढ़ेगी। और अगर फल को बिना तोड़े निकाला गया
तो इसको खाने से बहुत ज़्यादा बुद्धि जो है वो तेज हो जाएगी। तो इतना बीरबल ने कहा और उसके बाद वो दूत जो है वो अपना घड़ा लेकर के चला गया। तो इस तरीके से स्टोरी में क्या था कि जो राजा थे उन्होंने अकबर की दरबार से एक घड़ा बुद्धि मंगवाई थी, जो कि कद्दू के रूप में बीरबल ने उनको दे दी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उस घड़े को बिना तोड़े कद्दू को निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो बीरबल थे उन्होंने वो घड़ा उनको दिया, क्योंकि अगर बीरबल वो घड़ा नहीं दे पाते बुद्धि के फल का तो ये उनके दरबार की जो है एक बेइज्जती हो जाती कि अकबर के दरबार में एक राजा ने कुछ मांगा और वो उनको नहीं मिल पाया। तो इसीलिए बीरबल ने इस तरीके से अपना दिमाग लगाया और उन्होंने बुद्धि का फल उनको दिया, लेकिन वो उसको खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसको बिना तोड़े खाना है। वो तोड़ के खाएंगे तो कोई बुद्धि नहीं बढ़ेगी, उनको कुछ भी नहीं होगा, वो नॉर्मल एक कद्दू ही कहलाएगा। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी थी। तो मैं एक बार आपको फिर से क्वेश्चन याद दिला दूं। हमसे ये पूछा गया था कि घड़े को देख कर के जो राजा थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो अब उत्तर को देखते हैं। घड़े को देखने पर बादशाह अकबर ने पाया कि पूरा घड़ा कद्दू से भरा है। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा कि मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो जैसे ही बादशाह अकबर ने घड़ा देखा, उन्होंने पाया यानी उन्होंने ये देखा कि जो पूरा घड़ा है वो कद्दू से भरा हुआ है, घड़े के अंदर कद्दू है, और ये देख कर के उनको हंसी आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करना यानी होता है तारीफ करना। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की कि वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धि वाला है, उसके पास इतना ज़्यादा दिमाग है। तो इसीलिए उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना यानी कि तारीफ की, और तारीफ करते हुए बोला कि मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। शानदार यानी कि बहुत ही अच्छा, जो कि हमारे मन को भा जाए, हमारे मन को पसंद आ जाए। तो तुमने बुद्धि का बहुत ही अच्छा फल पेश किया है। और बादशाह उनसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो लंका के राजा हैं उन्हें इस फल को खाकर के बुद्धिमान होने में यानी कि इंटेलिजेंट या बुद्धि बढ़ाने में अपनी तनिक भी देर नहीं लगेगी, यानी कि थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से जो बीरबल थे उन्होंने लंका के राजा को कद्दू का फल दिया बुद्धि के फल के रूप में, और उन्होंने अपने राज्य की इज्जत भी बचा ली। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो कद्दू लिखा हुआ है ये एक फल होता है जिसको कि कुम्हड़ा और पेठा भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं। वैसे तो ये फ्रूट होता है, लेकिन उसको फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली जो कद्दू होता है वो फ्रूट होता है। प्रश्न 24 है, वायुसेना के कार्य लिखिए। वायुसेना का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सेना जो कि हमारे देश की रक्षा जो है वो वायु यानी कि हवा में रह के करती है। कैसे हवा में रह के करती है, तो वो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के ज़रिए हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हमारे देश के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं उन पे नज़र रखते हैं कि कोई दूसरा देश हम पे हमला तो नहीं करने वाला है, या क्या चल रहा है हमारे देश के आसपास में, उन सब चीज़ों को देखती है। हमारे देश की बेसिकली रक्षा करने का काम करती है। कार्य का मतलब होता है काम, तो हमको जो वायुसेना है उसके काम लिखने हैं। तो इसका आंसर स्टार्ट करें। मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में मेनली 3 सेनाएं काम करती है। एक होती है थल सेना, एक होती है वायुसेना और एक होती है जल सेना। तो थल सेना, थल यानी होता है धरती या ज़मीन, धरती पे रह कर के जो सेना हमारे देश की रक्षा करती है उसको बोलते हैं थल सेना। जैसे हमारे देश के बॉर्डर पे अगर कोई कहीं उथल पुथल हो रही है तो दुश्मन देश पे अटैक वो कैसे करती है, ज़मीन पे रह कर के, धरती पे रह कर के हमारे देश की रक्षा करती है। हमारे देश पे जो भी अटैक हो रहे हैं उनका ध्यान रखती है और उन अटैक्स का जवाब भी देती है। उसके अलावा जल सेना क्या होती है, जल में रह कर के, जल में कैसे रहते हैं, शिप हो गए, बड़े बड़े बोट्स हो गए, उसमें रह कर के उनके ज़रिए हमारे देश की रक्षा करती है। हमारे देश पे अगर कोई वाटर के थ्रू, समुद्र के ज़रिए कोई अटैक हो रहा है तो वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करती है, सुरक्षा देती है, हमारे देश की रक्षा करने का काम करती है बेसिकली। और वायुसेना हवा में रह कर के एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमारे देश की रक्षा करती है। हमारे देश के आसपास जो है, जो बॉर्डर्स हैं कि दूसरे देश हम पे अटैक कर सकते हैं, उनकी बॉर्डर पे निगरानी रखती है ताकि कोई दुश्मन देश हम पे हमला करे तो वो हमेशा तैयार रहे। तो इस तरीके से हमको वायुसेना के काम लिखने हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं।
वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। युद्ध का मतलब होता है कोई लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है। उसके बाद यहाँ पे हवाई हमलों से मतलब है कि जैसे कोई दूसरा देश हमारे ऊपर किसी हवाई जहाज या विमान के जरिए अटैक कर रहा है, हमारे देश के ऊपर बम फेंकते जा रहा है, हमारी सेना के ऊपर, तो ऐसे हमले जो कि हवा में रह कर के हवाई जहाज के जरिए किए जाते हैं उनको बोलते हैं हवाई हमले। रक्षा यानी कि सेफ्टी देना, सुरक्षित रखना। थल सेना मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ज़मीन पे रह कर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो क्या होता है कि जो वायुसेना होती है वो लड़ाई के समय पे हवाई हमलों से, यानी कि कोई देश अगर हम पे हवाई हमले कर रहा है, हवा में से एरोप्लेन या किसी विमान के ज़रिए हमारे देश के ऊपर बम वगैरह फेंक रहा है, तो उससे हमारे देश की रक्षा करती है वायुसेना और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। जैसे क्या होता है, थल सेना ज़मीन पे नीचे आगे बढ़ती जा रही है तो उनको कोई खतरा ना हो, तो उसके लिए वो ऐसे प्रोटेक्शन बन के उनके ऊपर से एरोप्लेन जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं उनको। तो इस तरीके से वो थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है, क्योंकि क्या है कि हवा से ऊपर से जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छे से दिख जाती हैं। तो जो वायुसेना होती है वो सामने चीज़ें क्लियरली देख पाती है अटैक के टाइम पे, लेकिन जो ज़मीन पे है वो ज़्यादा दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए जो थल सेना होती है उसको प्रोटेक्शन देता है या सपोर्ट देता है वायुसेना। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। शत्रुओं का मतलब होता है दुश्मन, यानी जैसे जो हमारे अपोजिट में है, जो हमारे खिलाफ हैं, उसको बोलते हैं शत्रुओं। ठिकानों का मतलब होता है रहने की जगह या स्थान। विमान से यहाँ पे मतलब है हवाई जहाज या हवा में उड़ने वाला कोई भी वाहन। आक्रमण यानी हमला करना, अटैक करना, किसी को मारने जाना। शत्रु पक्ष से मतलब है दुश्मनों की टीम। शत्रु यानी दुश्मन और पक्ष यानी कि टीम, तो उनकी साइड, दुश्मनों की साइड। तो वायुसेना साथ ही क्या करती है, ये शत्रुओं के ठिकानों यानी कि जो दुश्मन है उनके जो रहने की जगह है वहाँ पर, और उनके जो विमान होते हैं, उनके जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उन पे आक्रमण करती है, उन पे अटैक करती है और उनकी जो ताकत है उसको कम कर देती है। उसके बाद है वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। नौसेना का मतलब जल सेना से ही है, यहाँ पे नौसेना लिखा हुआ है, तो नौसेना और जल सेना एक ही बात होती है। नौसेना को ही जल सेना भी बोला जाता है। तो जो वायुसेना होती है, जो सेना हवा में काम करती है, वो जल सेना की भी मदद करती है। सहायता का मतलब होता है मदद करना, जैसे कि वो थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है, वैसे ही वो जल सेना को भी या फिर नौसेना को भी मदद करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। दुर्गम स्थान क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रसद का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, अनाज वगैरह को बोलते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पे जो युद्ध कर रहे हैं थल सैनिक, ज़मीन पर रह कर के जो सैनिक युद्ध कर रहे हैं उनको खाना और अनाज पहुँचाने का काम, इसके अलावा और भी कोई मदद की ज़रूरत है तो वो भी वायुसेना ही देती है थल सेना को। तो थल सेना को खाना पहुँचाने का काम और कोई भी दूसरी सहायता चाहिए और कोई भी दूसरी मदद चाहिए तो ये काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घायलों यानी कि जिनको चोट लग गई है युद्ध करते करते, जो जख्मी हो गए हैं, जिनको चोट लग गई है। संकट का मतलब होता है मुसीबत। नागरिकों यानी कि देश के रहने वाले, हमारे आम आदमी, आम जनता। सुरक्षित का मतलब होता है सेफ, सही जगह। तो जब भी युद्ध के समय किसी को चोट लग जाती है तो उनको अस्पताल तक ले जाने का, और जो भी लोग संकट में है, मुसीबत में घिरे हुए हैं, मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे जो नागरिक होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको सुरक्षित स्थान, सेफ जगह पर पहुंचाने का काम जो है ये वायुसेना करती है। यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये सारे ही काम जो है वायुसेना करती है। महत्वपूर्ण का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, भूमिका का मतलब होता है रोल, तो वो अपना रोल निभाती है, अपने काम को पूरा करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस तरीके से वायुसेना हमको अलग अलग तरीके से मदद करती है। अगला है प्रश्न 25। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित यानी होता है कि ऐसा जो हमने पढ़े नहीं है पहले, और गद्यांश का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ, जैसे 4-5 लाइनें मिलाकर के एक पैराग्राफ बनता है, तो इसी को ही बोला जाता है गद्यांश। तो ऐसा पैराग्राफ जो कि पढ़ा हुआ नहीं है। पढ़ा हुआ नहीं है से मतलब क्या है,
एक होता है पठित गद्यांश, और वो जो पठित गद्यांश होता है वो आपकी बुक में से ही लिया जाता है। जैसे कोई बुक का चैप्टर है तो उसमें से कोई पैराग्राफ पिक करते हैं, उस पैराग्राफ को लेते हैं, तो वो होता है पठित गद्यांश। लेकिन ये जो अपठित गद्यांश है ये आपकी बुक से नहीं होता है, ये कहीं से भी रैंडमली ले लिया जाता है, इसीलिए इसको अपठित गद्यांश बोला जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो नीचे यहाँ पे हमारे पास अपठित गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है, और इसको पढ़ कर के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देने हैं। ये 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हैं, पांचों प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको इस गद्यांश से ढूंढ करके। तो चलिए सबसे पहले इस अपठित गद्यांश को समझते हैं, जिससे कि सारे प्रश्न उत्तर हमसे आसानी से बन जाएं। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी, वह इधर उधर मंडरा रही थी। बाग यानी होता है बगीचा, या जिसको गार्डन बोला जाता है। मंडरा रही थी यानी कि मंडराना का मतलब क्या होता है कि चारों ओर घूमते रहना, चक्कर लगाते रहना, उसको बोलते हैं मंडराना। तो एक बार जो एक छोटी सी तितली थी वो बगीचे में इधर उधर मंडरा रही थी, इधर उधर घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। कोमल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक या सॉफ्ट, समझ सकते हैं आप, नरम। और रंग बिरंगे यानी कि अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के। तो जो तितली थी उसके पंख जिनसे वो उड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल यानी कि नरम थे और अलग अलग रंग के थे। उसके 6 पैर थे। तो जो तितली थी उसके कितने पैर थे? 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। अब क्या होता है ना, बगीचों में जो अलग अलग टाइप के फूल होते हैं ना, तो जो तितलियां होती हैं उनका रस पीती हैं। तो वहाँ पर भी जो तितलियां थी वो फूलों का रस पी रही थी। एक तरीके से आप फूलों का जूस समझ सकते हैं जो कि तितलियां पीती है। तितलियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और बागों की शोभा बढ़ाती हैं। बागों यानी कि बगीचे या फिर गार्डन, और शोभा यानी कि सुंदरता। तो जो तितलियां होती है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उनको बहुत पसंद आती है, वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जो बगीचे होते हैं उनकी शोभा को बढ़ाती है, उनकी सुंदरता को बढ़ाती है। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। तो सच में, सचमुच का मतलब होता है सच में, जो तितली होती है वो बाग यानी कि बगीचे की रानी कहलाती है, क्योंकि वो बगीचे की सुंदरता को बढ़ाती है और वो सबके मन को भाती है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश में कितने पैर वाली तितली थी? तो गद्यांश का मतलब होता है एक पैराग्राफ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4-5 लाइन का, उसी को बोला जाता है गद्यांश। तो हमसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश में कितने पैर वाली तितली थी। तो हमने पढ़े थे कि उसके 6 पैर थे, यानी कि तितली के 6 पैर थे। तो हमने गद्यांश में पढ़ा था कि उसके 6 पैर थे। तो गद्यांश में कितने पैर वाली तितली थी, इसका उत्तर हो जाएगा गद्यांश में 6 पैर वाली तितली थी। जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस हिसाब से हमको उत्तर देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे उत्तर 1 में देख भी सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है गद्यांश में 6 पैर वाली तितली थी। प्रश्न 2 है, तितली के पंख कैसे होते हैं? तो हमने गद्यांश में पढ़े थे कि जो तितली थी उसके पंख बहुत ज़्यादा कोमल और रंग बिरंगे थे। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा सेकंड का, कि तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है उत्तर 2 में कि तितली के पंख कोमल और रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न 3 है, तितली का भोजन क्या है? भोजन का मतलब होता है खाना। तो जो तितली होती है उसका खाना क्या होता है, यानी वो क्या खाती है या क्या पीती है। तो जो तितली है उसका भोजन क्या होता है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा तितली फूलों का रस पी रही थी। तो जो तितली है उसका भोजन होता है फूलों का रस। ये हो जाएगा प्रश्न 3 का आंसर। तो यहाँ उत्तर 3 में लिखा हुआ है तितली फूलों का रस पीकर अपना पेट भरती है। तो जो तितली होती है उसके लिए उसका भोजन फूलों का रस होता है और उसी से ही वो अपना पेट भर लेती है। प्रश्न 4 है, तितली कहाँ मंडरा रही थी? तो इसका मतलब है कि जो तितली है वो कहाँ पर चक्कर लगा रही थी। मंडराना का मतलब मैंने आपको बताया कि चक्कर लगाना, इधर उधर घूमना, चारों ओर घूमना। तो जो तितली है वो कहाँ पर चक्कर लगा रही थी? तो जो तितली थी वो कहाँ मंडरा रही थी? वह इधर उधर मंडरा रही थी। तो यहाँ पर भी उत्तर में वही लिखा हुआ है कि तितली बाग में इधर उधर मंडरा रही थी, इधर उधर घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमको यहाँ पर गद्यांश यानी कि पैराग्राफ का उचित यानी बिल्कुल सही, जो इसको सूट करता है। शीर्षक यानी कि टाइटल या फिर हेडिंग, जैसे पार्ट का नाम होता है तो वो उसका टाइटल होता है या शीर्षक होता है, हिंदी में शीर्षक बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है इसके लिए क्या हेडिंग सूट करेगी, अगर हमको इसको हेडिंग देनी है, शीर्षक देना है या नाम बताना है इसका सार में, कि 1 या 2 शब्दों में इसको क्या टाइटल देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है,
कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें करना क्या है। तो जो शब्द इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा बार आया है या जिसके बारे में बात हुई है, अधिकतर तो ऐसा होता है कि जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो ही हमारे गद्यांश का जो है वो टाइटल हो जाता है या फिर शीर्षक हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे हमने जो पैसेज पढ़े थे उसमें तितली बहुत बार आया था। तितली यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे 5 बार जो है तितली शब्द आया है। तो ये जो हमारा गद्यांश होगा उसका शीर्षक भी तितली हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ें जो है वो तितली के बारे में बताई गई है कि वो क्या खाती पीती है, उसके पंख कैसे होते हैं, उसके कितने पैर थे, ये सब बताया गया है। तो इसलिए इसका जो शीर्षक है वो तितली हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उत्तर में वही लिखा हुआ है कि गद्यांश का शीर्षक तितली है। तो जो गद्यांश दिया है हमारे पास पैराग्राफ, उसका जो शीर्षक होगा, टाइटल होगा, वो तितली होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो शब्द रिपीट हुआ है वो है तितली और उसमें तितली के बारे में ही बात की गई है इसीलिए। क्योंकि प्रश्न नंबर 26 जिसमें कि बोला गया है मेरा प्रिय मित्र विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो हमको क्या करना है, हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, एक विषय दिया हुआ है मेरा प्रिय मित्र। तो मेरा प्रिय मित्र, इसके ऊपर हमको 5 वाक्य लिखने हैं, 5 लाइनें लिखनी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं 10 लाइनें दी हुई है। तो मैं आपको 10 लाइनें समझा देती हूँ, फिर आपको जो भी लाइनें इजी लगे, छोटी लगे, आपको जल्दी याद हो जाए, आप उनमें से कोई भी 5 या 6 लाइनें याद कर सकते हैं। तो मेरा प्रिय मित्र या मेरा प्यारा मित्र एक ही बात होती है कि ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो फर्स्ट है राजीव मेरा सबसे प्यारा मित्र है। तो यहाँ पे दोस्त का नाम लिखा हुआ है राजीव। तो ये जो राजीव है ये मेरा सबसे प्यारा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है, मैं इसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर है वह मेरे साथ ही पढ़ता है और मेरे पड़ोस में ही रहता है। तो ये जो राजीव है ये मेरा प्रिय मित्र है और ये मेरे साथ में ही पढ़ता है, मेरी क्लास में ही पढ़ता है और ये मेरे पड़ोस में रहता है। पड़ोस यानी क्या होता है कि हमारे घर के आसपास में जो भी घर होते हैं वो हमारा पड़ोस कहलाता है। तो वैसे ही ये जो राजीव है ये मेरा पड़ोसी है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर है वह पढ़ने में बहुत होशियार है। तो जो राजीव है वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत तेज है, बहुत ही अच्छा है, इंटेलिजेंट है। फिर है वह स्वभाव से विनम्र एवं दूसरों की सहायता करने वाला है। उसका जो स्वभाव है यानी कि जो उसका नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र है। विनम्र का मतलब होता है जो कि बहुत ही अच्छे से बात करता है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। तो उसका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा विनम्र है, बहुत ही अच्छा है, एवं दूसरों की सहायता करने वाला है। और वो हमेशा क्या करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके स्वभाव में है दूसरों की मदद करना। ऐसे कई बार होता है ना कि कई लोगों के नेचर में ही होता है, कई लोगों के स्वभाव में ही होता है कि वो सबकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो ऐसा नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, लेकिन वो मदद हमेशा सभी की करते हैं। फिर है हम दोनों की मित्रता से हमारे घरवाले व स्कूल में सभी अध्यापक भी परिचित हैं। तो हम दोनों की जो मित्रता है, जो फ्रेंडशिप है, उससे हमारे घर वाले यानी कि घर के लोग और जो स्कूल में सभी अध्यापक हैं, अध्यापक यानी कि जो भी टीचर्स हैं, जो भी हमको पढ़ाते हैं, वो हमारी मित्रता के बारे में परिचित हैं। परिचित यानी कि उनको सभी को हमारी मित्रता के बारे में पता है कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद है हम दोनों परस्पर पढ़ते, खाते, पीते व खेलते हैं। तो हम दोनों परस्पर यानी कि आपस में पढ़ते हैं, खाते पीते साथ में हैं और खेलते भी साथ में हैं। तो हम दोनों जो है सभी चीज़ें अधिकतर साथ में ही करते हैं। फिर है मित्रता होने के बावजूद हम दोनों में परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की स्वस्थ होड़ भी रहती है। बावजूद का मतलब होता है के अलावा, सर्वोच्च यानी सबसे अच्छे या सबसे ज़्यादा अंक यानी कि नंबर, प्राप्त यानी कि कोई चीज़ मिलना, नंबर मिलना। अब यहाँ पे स्वस्थ होड़ का मतलब है जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कोई 2 दोस्त हैं और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छे नंबर लाऊं और मैं ज़्यादा अच्छे नंबर लाऊं, दोनों ही ऐसा सोचते हैं। तो उन दोनों के बीच में ये एक स्वस्थ होड़ है कि दोनों ही चाहते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन सामने वाले का बुरा नहीं चाहते। ऐसे नहीं चाहते कि मेरे बहुत ज़्यादा आए, जो मेरा दोस्त है उसके बिल्कुल कम आने चाहिए, वो फेल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते हैं। दोनों अपने अपने बारे में सोचते हैं कि हम दोनों को ही अच्छा करना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि दोनों के बीच में दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्ती है और साथ ही हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से आगे हो। तो मित्रता होने के बाद भी
जो हम दोनों मित्र हैं वो परीक्षा में सबसे ऊंचे सबसे ज़्यादा अंक लाने के लिए स्वस्थ होड़ होती है हम दोनों के बीच में, हेल्दी कंपटीशन होता है, हम दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों ही बहुत अच्छे या बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएं। उसके बाद है राजीव पान सुपारी गुटखा जैसी बुरी आदतों से घृणा करता है। तो जो राजीव है वो पान या सुपारी या फिर गुटखा, ये सारी जो है बुरी आदतें होती है, बुरी लत होती है, इन सारी बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से घृणा यानी कि नफरत करता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बुरी आदतें। फिर है विद्यालय में सभी शिक्षकगण उसे बेहद प्यार करते हैं। तो जो हमारा विद्यालय है, हमारा स्कूल है, वहाँ पे जो भी सारे टीचर्स का ग्रुप है, शिक्षकगण यानी कि सारे जो टीचर्स हैं उनका जो ग्रुप है, उसे वो बेहद यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसे प्यार करते हैं। तो विद्यालय में सभी जो ग्रुप है टीचर्स का, वो उसे बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं राजीव को। उसके बाद आखिरी पॉइंट है मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो यहाँ पे गर्व से मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके होने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है या सेटिस्फेक्शन होता है कि ये इंसान मेरे पास है, आपको इस बात की बहुत खुशी है कि वो आपका दोस्त है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो कि हमने यहाँ पूरा पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का एक सेट ख़त्म हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।